नमस्कार नमस्कार, बहुत 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 नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। जी हाँ, हम लोग रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिज्म इन यूरोप की बात करेंगे कि किस तरीके से यूरोप के अंदर सोशलिज्म पनपा, सोशलिज्म आया और सोशलिज्म का क्या प्रभाव रहा। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर 9th NCERT हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 है ये, और शुरू करते हैं इसे। द एज ऑफ सोशल चेंज। तो सबसे पहले ज़रा इसके अंदर हम लोग पहले ही टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी और चर्च की बात की गई है। और यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले है, जो फ्रांसीसियों से पहले है, जो रेवोल्यूशन हुई उससे पहले की बात की जाए अगर, तो मामला कुछ ऐसा था यार कि जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो चर्च था, वही इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल करते थे। उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी। एंड लोग जो हैं वो मोनार्की के अंडर में थे। लेकिन आफ्टर द रेवोल्यूशन बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आने लगे, बहुत सारे बातें होने लगी, और उसमें फिर थोड़ा सा ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ। और फिर कंजर्वेटिव सोसाइटी, लिबरल सोसाइटी एंड रेडिकल्स की सोसाइटी में पूरा का पूरा यूरोप बट गया। और इस एक जो कहते हैं कि शिफ्ट हुआ, इस शिफ्ट के बाद में क्या क्या वो इफ़ेक्ट्स रहे और कैसे रशिया का रेवोल्यूशन थोड़ा सा यूनिक है, या रशिया की सिचुएशन थोड़ी सी यूनिक है, इसके बारे में हम लोग ज़रा बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रा हम लोग समझ लेते हैं लिबरल्स और रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स कौन हैं और इनकी सोच क्या है, और इनको हम लोग इनकी विचारधारा, इनकी जो मनोस्थिति हम लोग समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ यहाँ पे आगे बात कर पाएंगे। तो एक जो ग्रुप है जो कि सोशल सोसाइटी में चेंज देखना चाहता था, वो थे लिबरल्स। ठीक है, लिबरल्स की एक ऐसी नेशन की थ्योरी थी जो हर एक रिलीजन को टॉलरेट करेंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मार्क करके लिख लीजिएगा, पॉज करके लिखते जाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस एनसीईआरटी के थ्रू एंड डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जिनमें सारे रिलीजन्स हो। अब सारे रिलीजन्स का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हिंदुइज्म भी हो रहा है एंड सब चीज़ें, सारे रिलीजन्स होने चाहिए। ये इक्वल रिलीजन्स की बात है वहाँ पे ना, सारे के सारे रिलीजन्स होने चाहिए। और इस समय हमें ये याद रखना चाहिए कि जो यूरोपियन स्टेट्स थे, उन यूरोपियन स्टेट्स की कंडीशन क्या थी। जैसे कि जो ब्रिटेन था, मतलब वहाँ पे ईसाई तो थे ही, लेकिन जो ब्रिटेन था वो इंग्लैंड के चर्च को मानता था। ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के चर्च को मानता था। ऑस्ट्रिया और स्पेन जो है, सॉरी, वो कैथोलिक चर्च को फॉलो करते थे, जो रोमन वेटिकन सिटी वाला जो चर्च मेथोडोलॉजी है उसको फॉलो करते थे। लिबरल्स ने भी इसको अपोज किया। अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, यानी कि मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी के एकदम अगेंस्ट थे। ये फंडामेंटल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स को गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसको फेवर करते थे, और ये चाहते थे कि लोगों के राइट्स को प्रायोरिटी दी जाए, बजाय इसके कि कुछ लोगों के हाथ में पावर हो। इनका एक आर्ग्यूमेंट था कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसके जो लॉज हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए एक वेल ट्रेंड जुडिशरी होनी चाहिए, और वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए रूलर्स और ऑफिशियल से। ये इनका कहना था, ये इनके सारे के सारे फिलॉसफी थी। लेकिन फिर भी लिबरल्स जो हैं ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। डेमोक्रेट्स नहीं थे इसका मतलब ये है कि इनका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में कोई भी बिलीव नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि सबको वोटिंग का अधिकार हो, सबको अपनी सरकार चुनने का अधिकार हो। ऐसे अधिकारों में ये विश्वास नहीं रखते थे। इनका मानना ये था कि जो लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, वो भी मैन, यानी कि सिर्फ आदमी, औरतें नहीं, उनको ही राइट टू वोट होना चाहिए, और इनको वोटिंग राइट्स विमेन से कोई लेना देना नहीं था। तो ये पॉइंट्स हैं। यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि लिबरल्स कौन थे। तो लिबरल्स कौन थे, उनके बारे में आप ये लिख सकते हैं, हु वर लिबरल्स, व्हाट वाज देयर फिलॉसफी, हाउ डिड दे सी द सोसाइटी ऑफ यूरोप। तो इसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं, राइट। तो इस केस में जो रेडिकल्स हैं वो इनके थोड़ा सा
में थे, यानी कि रेडिकल्स की भी विचारधारा लिबरल से ही थी, लेकिन वो होता है ना कि जैसे आप कोई एक स्टार्टर पैक खरीदते हो और वो प्रो पैक है, तो रेडिकल्स प्रो पैक थे, ऐसा आप समझ सकते हो नहीं, क्योंकि रेडिकल्स को ऐसे नेशन की रिक्वायरमेंट थी जिसमें गवर्नमेंट जो है वो लोगों के मेजॉरिटी पे बेस्ड हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, इंडिया में डेमोक्रेसी मेजॉरिटी डेमोक्रेसी है, तो वैसी ही डेमोक्रेसी का वो एक सोच रखते थे। बहुत सारे लोग इनमें से विमेन सफरेज मूवमेंट्स को सपोर्ट करते थे, यानी कि सफ्रगेट मूवमेंट्स का मतलब ये हुआ कि विमेन को भी वोटिंग अधिकार मिलना चाहिए। इस तरीके के मूवमेंट चलते थे यूरोप में उस समय, क्योंकि औरतों को वोट करने का अधिकार नहीं था। सो इसको काफ़ी सपोर्ट भी करते थे रेडिकल्स। और लिबरल्स की तरह नहीं, लिबरल्स क्या है कि वो जैसे प्रिविलेजेस को फेवर करते थे, लेकिन ये प्रिविलेजेस को अपोज करते थे, है ना। वेल्दी जो लैंड ओनर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, इन सब के उसको अपोज करते थे, ये प्रिविलेजेस को अपोज करते थे। ये नहीं कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ही जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी, कुछ ही लोगों के हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इनका ये कहना था रेडिकल्स का। अब बारी आती है कंजर्वेटिव्स। इसको भी पॉज करके ज़रा लिख लीजिए पॉइंट्स को जो जो मार्क किए गए हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में कंजर्वेटिव्स का थोड़ा सा सोच देखते हैं। देखिए, कंजर्वेटिव्स तो वो हैं जो ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहते हैं, ट्रेडिशंस को लव करते हैं, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन के बाद में इनकी भी अकल ठिकाने आई और इनके भी दिमाग में ये चला कि समय है बदलाव का। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स इस आइडिया को तो फेवर करने लगे कि चेंज मतलब होना चाहिए, है ना, लेकिन उससे पहले वो अपोज करते थे। तो देखो, उन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, और इन्होंने ये भी कहा लेकिन कि पास्ट को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और चेंजेस स्लोली आने चाहिए, ये नहीं एकदम से आ गए। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स ये थे। तो पूरी की पूरी सोसाइटी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इन तीन में यूरोपियन सोसाइटी बंट गई थी, और इन तीनों को आपको ज़रा सामंजस्य बिठा के लेके चलना है कि इन तीनों में अंतर क्या था, इन तीनों में फ़र्क क्या था। ये सारे पॉइंट्स मैंने इसीलिए इसमें मार्कअप कर दिए हैं। ठीक है, ओके। राइट, अब देखिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। देखिए, ये वो समय था जब नई सिटीज़ आने लगी और नए इंडस्ट्रियलाइज्ड जो रीजन्स हैं वो डेवलप हो रहे थे, रेलवेज़ का एक्सपेंशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। जैसा कि मैंने आपको बताया, मानव इतिहास में, हमारे इंसानों के इतिहास में दो बड़े रेवोल्यूशंस हुए हैं। सबसे पहले हम लोग हंटर्स एंड गैदरर्स थे। अब उन हंटर्स एंड गैदरर्स से हम लोग सेटल हो गए, और वो पहला रेवोल्यूशन कहलाया एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के माध्यम से हम लोग एक जगह सेटल होना सीखे। तो फिर यही होता था, राजा महाराजाओं में लड़ाइयाँ जो होती थी वो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए होती थी, ज़मीन के लिए होती थी। लेकिन अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि इससे पहले हाथी, बैल, घोड़े, गधे, खच्चर, इन सब के द्वारा क्या किया जाता था, वर्किंग करवाई जाती थी। राइट, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंसान को पहली बार पता चला कि यार मशीनों से ये काम करवाया जा सकता है और ज़्यादा एफिशिएंटली करवाया जा सकता है। सो दैट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और सोसाइटी में चेंजेस तो फिर डेफिनेटली आने ही थे। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते आदमी, औरतें, बच्चे फैक्ट्रीज तक आए काम की तलाश में, और ये जो वर्क आवर्स थे ये ऑफन बड़े रखे जाते थे और वेजेस बहुत कम दिए जाते, यानी कि जो तनख्वाह थी, जो सैलरी थी, वो बहुत कम दी जाती थी। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि एग्रीकल्चर से अब लोगों को लगने लगा कि यार अगर हम लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और जब भी इंडस्ट्रियल गुड्स की लो डिमांड होती थी तो उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत ज़्यादा हाई थी। हाउसिंग और सैनिटेशन प्रॉब्लम्स तो थे ही, क्योंकि धीरे धीरे टाउन में लोग आ रहे थे, टाउन भी बढ़ रहा था, और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, तो हाउसिंग एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स तो थी ही। अब लिबरल्स और रेडिकल्स यही चाहते थे, लेकिन ये एक समस्या बन के खड़ी हुई थी, तो इसका अब सॉल्यूशन ढूंढने की तो बात थी ही थी कि मतलब सॉल्यूशन इसको ढूंढना ही है। तो मैथ्यू मेह्यू की एक हेनरी
मेह्यू की एक फोटोग्राफ है, लंदन लेबर एंड लंदन पुअर 1861 में, जो कि इनकी कंडीशन को दर्शाती है। और इस फोटो को देख के आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत में वर्कर्स रहते थे। जबकि जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थी, इंडिविजुअल लोगों की प्रॉपर्टीज थी। लिबरल्स और रेडिकल्स तो प्रॉपर्टी ओनर्स थे, एम्प्लॉयर्स थे काफ़ी टाइम पे। और इन्होंने अपनी जो वेल्थ है ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स से बनाई थी, इंडस्ट्री सेटअप करके बनाई थी। तो इनको लगता था कि जो ये एफर्ट है उसे एनकरेज करना चाहिए और ये बेनिफिट्स सब तक पहुंचने चाहिए, इनका ये मानना था। तो इस ऐसा होने से जो इकॉनमी है वो भी बढ़ेगी और वेल्दी और वेल्दी सिटीजन्स ज़्यादा होंगे, हेल्दी सिटीजन्स ज़्यादा होंगे कंट्री में। तो ये इनकी सोच थी, है ना। तो इस पॉइंट्स को भी आपको लिखना थोड़ा सा अनिवार्य हो जाता है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट, अब जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी यानी कि एक तरीके से कंजर्वेटिव्स की बात कर लें, ठीक है, तो वो तो ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना। वो तो चाहेंगे कि जो डेमोक्रेसी है या फिर लोगों की जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो, है कि नहीं। तो जो रेडिकल्स थे, जो अपने लिबरल्स थे, वो ये चाहते थे कि इंडिविजुअल एफर्ट का सम्मान हो, लेबर का सम्मान हो और पूरे एंटरप्राइज, पूरे के पूरे जो वेंचर है उसका भी सम्मान हो। अगर इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को आपने इंश्योर कर दिया, पुअर लोग लेबर कर सकते हैं अगर, और जिनके पास पैसा है वो पैसा लगा के बिना किसी रुकावट के काम करें, तो फिर सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा, है ना। बहुत सारे मेन विमेन जो चेंजेस चाहते थे ऐसा, वो लिबरल्स और रेडिकल ग्रुप्स बना के और रैलीज कर रहे थे, रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे अर्ली 19th सेंचुरी में। कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स ये चाहते थे रेवोल्यूशंस खत्म हो और जो कि एस्टैब्लिश की गई हैं, रेवोल्यूशंस जो हैं वो ख़त्म कर दें उन गवर्नमेंट्स को जो कि एस्टैब्लिश की गई हैं यूरोप में 1815 में। ये नेपोलियन का समय था, उसके बाद हार जाने के बाद का, सॉरी। और फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया, दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। क्योंकि जो नेपोलियन था उसके बाद में मोनार्किकल सिस्टम आया था और जर्मनी, इटली, रशिया में तो था ही। तो ये अब मिलके ये रास्ते देखने लगे, जो नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स थे, वो ये देखने लगे कि यार अब इनको हटाओ और अपनी गवर्नमेंट स्थापित करें, है ना। तो नेशनलिस्ट जो है वो नेशंस की बात करते थे जहां पे सारे के सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स हों, ठीक है। जैसे 1815 में जिसेप मजीनी 10वीं में आता है ये, एन इटालियन नेशनलिस्ट, उसने लोगों के साथ कंस्पायर करके, पावरफुल पीपल के साथ कंस्पायर करके आज की इटली बना डाली। और नेशनलिस्ट बाकी जगह जैसे इंडिया हुआ, वो इसकी राइटिंग्स पढ़ते थे, ठीक है। तो जिसेप मजीनी के बारे में हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे ही, 10th की एनसीईआरटी में है ही, मेंशन्ड है। और ये सोशलिज्म यूरोप जो आया और क्या बदलाव लाया, उस सब के बारे में बात करेंगे आप। तो सोशलिस्ट ये देखते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट थे ये मानते थे कि ये सारे के सारे सोशल जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उनकी जड़ है। और इंडिविजुअल्स जो हैं, जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट तो देते हैं, लेकिन इनका काम जो है वो सिर्फ पर्सनल गेन को बढ़ाना और पर्सनल वेल्थ को बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने वाले वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में कोई नहीं सोचता था। तो अगर सोसाइटी को एज अ होल, सोसाइटी एज अ होल रिसोर्सेज को कंट्रोल करे या फिर पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करे, तो फिर जो अटेंशन है वो सोशल इंटरेस्ट में जाएगा, लोगों के प्रति डेडिकेटेड रहेगा। और सोशलिस्ट यही चेंज चाहते थे, लेकिन किस आधार पर, सवाल ये पैदा होता है। मतलब सोचने में तो अच्छा है, लेकिन इसकी वर्किंग क्या होगी, कैसे कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ इस सोच का, इस सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो रॉबर्ट ओवन नाम का एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था, उसने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई न्यू हार्मनी नाम से, इंडियाना, यूएसए में। बाकी जो है सोशलिस्ट, उन्होंने ये फील किया कि कोऑपरेटिव्स जो हैं वो वाइड स्केल पे नहीं बनाए जा सकते
और इंडिविजुअल इनिशिएटिव से, मतलब पूरे देश को ही आपने जोड़ लिया, पूरी बड़े से एक ज्योग्राफिकल लैंडस्केप को आपने कोऑपरेटिव से जोड़ लिया, ये बहुत ही मुश्किल है, राइट। तो वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करें, और फ्रांस में लुई ब्लांक जो है वो गवर्नमेंट से चाहता था कि वो एनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को बंद करे। कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं हूं, मैंने इंडिविजुअली पैसा लगा, मैं पैसा लगा के फैक्ट्री मैंने सेटअप की है, वो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस है। और एसोसिएशन ऑफ पीपल जो कि साथ में काम करते हैं और जो प्रॉफिट है वो आपस में ही बांट लेते हैं। कार्ल मार्क्स जो है बहुत फेमस है, आपने इनका नाम भी सुना होगा, फ्रेडरिक एंजल्स, इन्होंने और आइडियाज ऐड किए। मार्क्स ने कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है ना, और कैपिटलिस्ट जो है वो कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज को ओन करते हैं, प्रॉफिट्स जो है वो इनके पास जाता है, लेकिन प्रोड्यूस कौन कर रहा है? वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इन वर्कर्स की कंडीशंस तब तक इंप्रूव नहीं हो सकती जब तक कि ये जो प्रॉफिट है वो उसे एक इंडिविजुअल के पास जाता रहे। तो वर्कर्स को कैपिटलिज्म को उड़ाना होगा, उखाड़ के फेंकना होगा, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के नियम को भी खत्म करना चाहिए। मैक्स ने कहा कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए लोगों को रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी होगी, जहां पे सारी की सारी प्रॉपर्टी, अच्छा रेडिकलिस्ट सोशलिस्ट सोसाइटी का भी प्रॉपर्टी पूछा जा सकता है, जहां पे सारी की सारी प्रॉपर्टी, फीचर यही है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो एक सोसाइटी ही कंट्रोल करेगी। उसको हम लोग कम्युनिस्ट सोसाइटी कहते हैं, है ना। और वर्कर्स जो है वो इवेंचुअली जीत जाएंगे, ये उसका मानना था। कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर है, ये भी उसका मानना था, ये उसने कहा। अब ये जो न्यू आइडिया था, जिसमें ऑब्वियसली आप सोचिए कि जो दबे हुए लोग थे, जिनके पास पावर्स नहीं थी, आज उनके पास में अगर पावर आती है सोशलिज्म के थ्रू, तो कौन उसे फेवर नहीं करेगा। तो इसे मास फेवर मिलने लगा, और इनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बना डाली, मतलब अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप वो ऑपरेट करती थी, जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। और जो इंग्लैंड जर्मनी में वर्कर्स थे वो एसोसिएशंस बनाने लग गए बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए, फंड सेटअप करने लग गए कि कुछ लोगों को अगर ज़रूरत के समय नीड होगी तो उनको हेल्प की जा सके, और वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करके राइट टू वोट लाने के लिए बहुत सारे रैलीज करने लगे, बहुत सारा एक प्रयास करने लगे। जर्मनी में ये एसोसिएशन काम करते थे एसपीडी के साथ, क्लोज इंटरेक्शन में थे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी, और इनसे इन्होंने पार्लियामेंट्री सीट्स भी जिताई। लेकिन 1905 तक सोशलिस्ट हालांकि सरकारें बनवा देते थे। 1905 में इन्होंने लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में, ये पूछा जा सकता है। और 1914 तक हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते थे, लेकिन 1914 तक इन्होंने कोई मेजर सरकार नहीं बनाई थी, ये इनका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, राइट। तो अब हम लोग ज़रा रशिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें कि रशिया की क्या हालत थी। सबसे ज़्यादा पूरे यूरोप की अगर हालत अगर कहीं पे ख़राब थी तो वो रशिया ही था। रशिया की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इंडस्ट्री के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट था, यूरोपियन स्टेट था रशिया। और जो रशियन रेवोल्यूशन है, आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, रशियन रेवोल्यूशन को एक्चुअली अक्टूबर इवेंट्स है ना, जब सार निकोलस को ख़त्म कर दिया जाता है, लेनिन आ जाते हैं, और अक्टूबर इवेंट्स के साथ साथ जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है, इन दोनों को मिलाकर ही रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो आइए ज़रा इसके बारे में देखने, इसका जोग्राफिकल स्टेटस क्या था। 1914 में ज़ार निकोलस II रूल करता था, और रशियन एम्पायर कहाँ कहाँ था? मॉस्को के अराउंड तो रीजन था ही, इसमें आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया का पार्ट्स थे, कुछ पार्ट्स पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के थे। पैसिफिक तक इसकी पहुंच थी, और आज के सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी थे जैसे कि जॉर्जिया, अर्मानिया और अजरबैजान। और जो है मेजॉरिटी यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, जो कि ग्रीक स्कूल को फॉलो करते थे, ग्रीक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। लेकिन इसके अंदर कुछ लोग कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी
रहते थे। तो ये मतलब क्या कहते हैं उसे, रिलीजनल एक एम्पायर था ना। इसकी इकोनॉमी और सोसाइटी का क्या स्टेटस था, उसका क्या हाल था? 85% रशियन पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। मतलब अब आप ये सोचिए कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ बहुत पहले, इंडस्ट्रियल से हजारों साल पहले, और आप उसी पुरानी व्यवस्था पे अभी भी चल रहे हैं 85%। तो आपकी ग्रोथ कहां से होगी, राइट? जबकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फ्रांस और जर्मनी में ये प्रोपोर्शन 40 और 50% से ऊपर था। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा लोग खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा अनाज भी उगेगा, और ये मेजर अनाज का एक एक्सपोर्टर बन गया रशिया। इंडस्ट्री जो है पॉकेट्स में, मतलब छोटी छोटी जगहों पे ऐसे इकट्ठा हो गई, वैसे पाई जाती थी। प्रोमिनेंट जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे, जो डोमिनेटिंग थे, वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ज़्यादातर लोग क्राफ्ट्समैन थे, और कुछ एक लार्ज फैक्ट्रीज थी जो कि इंडिविजुअल्स ओन करते थे। ठीक है, और 1890 के आसपास जब रशियन रेलवे नेटवर्क को एक्सटेंड किया जा रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया इंडस्ट्री में, और कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, और ऐसा हो गया। 1900s आते आते तक तो कुछ एरियाज में स्मॉल वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन लगभग बराबर, यानी कि इंडस्ट्रीज का सेटअप 1900s में जाके हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं शहरों में। तो जो प्रॉब्लम हमने पहले देखी वो अब यहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट? अब सिचुएशन कैसी थी? ज्यादातर इंडस्ट्री ओनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। गवर्नमेंट जो है लार्ज फैक्ट्रीज को सुपरवाइज करती थी ताकि मिनिमम वेज और लिमिटेड आवर्स मिल सके, लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे वो ऐसे रूल्स को टूटने से रोक भी नहीं पाते थे। ठीक है ना, 15-15 घंटे इनको काम करना पड़ता था, जबकि 10 से 12 घंटे तो सिर्फ फैक्ट्री में ही काम करना होता है, राइट? क्योंकि ऐसा इसलिए, क्योंकि अगर आपको मशीन्स के प्रोडक्शन को मैच करना है तो आपको ऑब्वियसली बाय हैंड ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा, नहीं? वर्कर्स जो है वो एक डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स थे। इनमें मेटल वर्कर्स थे, वो अपने आप को राजा कहते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत होती थी। 31% वर्कफोर्स जो है फैक्ट्री लेबर का, वो कौन थी? विमेन, राइट? और लेकिन इनको जो है मेन से कम पैसा मिलता था। ठीक है, वर्कर्स के बीच का डिवीजन जो है वो ड्रेसेस और मैनर्स में भी था। कुछ एसोसिएशंस बने, लेकिन बहुत कम थे ऐसे। ठीक है ना, इसको भी मेंशन कर लेना, रशिया की स्टेटस क्या था उस समय, इस बारे में पूछ सकता है। कमाल की बात यह है कि डिविजन्स के बावजूद जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक के लिए इकट्ठे हो जाते थे जब एम्प्लॉयर्स के साथ उनकी रजामंदी नहीं होती थी। और ये स्ट्राइक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 से लेके 1897, और जो मेटल इंडस्ट्री थी उसका 1904 में के दौरान स्ट्राइक्स होने लगी, 1902 के दौरान। सो ये कंडीशन थी। कंट्री साइड में पेजेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर मतलब गाँव में जो पेजेंट्स हैं, छोटे किसान, वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेट करते थे। कल्टीवेट, ओन नहीं, कल्टीवेट। जबकि जो नोबिलिटी था, यानी कि राजा महाराजा, उनका खानदान, रॉयल्टी, और जो क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च था, उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। इनमें पेजेंट्स भी डिवाइडेड थे, जैसे कि देखा जाए डीपली रिलीजियस थे ये। ठीक है, कुछ केसेस में तो इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं था, हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। नोबिलिटी को तो ये चाहते ही नहीं थे, पसंद ही नहीं करते थे, फूटी आंख नहीं सुहाते थे। ठीक है, क्योंकि नोबल्स जो हैं उनको पावर और पोजीशंस वो सार को सर्विस देके मिलता था, लोकल पॉपुलैरिटी से नहीं। लोग नहीं चुनते थे, सार ने चुन लिया उनको। ठीक है, जार कौन होता था? किंग ऑफ द रशियन एम्पायर, उसको जार कहते थे। और जबकि फ्रांस के दौरान फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रिटेनी में जो हुआ था, पेजेंट्स रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स को एंड फॉट फॉर देम। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रशियन रेवोल्यूशन इस कंटेक्स्ट में अलग है। ठीक है, पेजेंट्स जो हैं वो लैंड को चाहते थे कि नोबल्स उन्हें दे दें,
और ये मना करते थे नोबल्स, तो फिर क्या होता था, ये अपना रेंट देना बंद कर देते थे और कई केस में तो मर्डर भी कर दिया गया है लैंडलॉर्ड्स का। 1902 में ये एक बहुत बड़े पैमाने पे हुआ साउथ रशिया में, और 1905 में ऐसे सारे पूरे के पूरे रशिया में इवेंट्स होने लगे। ये जो रशियन पेजेंट्स हैं यूरोपियन पेजेंट्स से अलग थे किसी और वे में भी, क्योंकि ये अपने जमीन में एक साथ खेती करते थे समय से समय, और जो इनका जो भी पैदावार होती थी उसको सब में बांट लेते थे। तो ये चीज़ इनकी बड़ी ही यूनिक थी। आगे और भी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी इतना बड़ा हो रहा है। सो इस लेक्चर के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, मज़ा आया हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।